हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, शाम की क्लास में हम लोग कवर करते हैं जीएस डेली डोज, जिसके आपके 4 पार्ट्स आ चुके हैं और इसमें आपके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। सिर्फ जीएस ही नहीं, जीएस के अंतर्गत आने वाला आपका साइंस, कंप्यूटर और आपका इकोनॉमिक्स, इसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। नए बैच के अकॉर्डिंग आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। ये आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या के साथ कवर किया जाता है। डेली क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको इन सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? नरसिंह यादव, अभिनव बिंद्रा, दीपा कर्माकर या फिर सानिया मिर्जा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियो ओलंपिक्स कब हुए थे। तो दोस्तों 2016 में जो ओलंपिक हुए थे, जो आपके ब्राज़ील में हुए थे, वो आपका रियो ओलंपिक्स था। और इस ओलंपिक में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे वो अभिनव बिंद्रा थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्होंने ही इसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक किया था। 2020 का ओलंपिक जो आपका टोक्यो में होने वाला था, वो 2020 में संपन्न नहीं हो सका और अब ये वाला ओलंपिक आपका 2021 में होने की संभावना है और जुलाई 2021 की टेंटेटिव डेट डाली गई है। वो आपको बाद में क्लियर होगा कि ये ओलंपिक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं और जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? यानी कि भू आकृतियां जो विभ्रंश के कारण बनती हैं और क्या होता है, एक दूसरे के नीचे चली जाती है। विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या निलंबी घाटी। तो दोस्तों इन्हें जब सीधे सीधे आपको लिखा गया विभ्रंश के कारण बनती हैं, तो इन्हें विभ्रंश घाटी के नाम से ही जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दो भ्रंश रेखाएं होती हैं जो कि बीच में चट्टान के स्तंभ के रूप में होती हैं और नीचे की ओर धंस जाती हैं, एक दूसरे से नीचे चली जाती हैं। इन्हें विभ्रंश घाटी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या दिया गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, केशिका, वेना केला या फिर फुफ्फुसीय सिरा। शरीर में सबसे बड़ी धमनी पूछी गई है, तो जो इसे महाधमनी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। और ये शरीर में सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है, जो कि हृदय में बाएं निलय में पाई जाती है। बाएं निलय से आरंभ होती है और इसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की जो शरीर में आपके ऊतक होते हैं उनमें ऑक्सीजन का संचरण करते हैं। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूडियोमीटर किसके मापन करता है? यूडियोमीटर जो होता है किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस के आयतन का या फिर बाष्प दाब का? नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा फिर आंसर करिएगा। तो दोस्तों यूडियोमीटर जो होता है ये गैस के आयतन का मापन करता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम समय में आपके प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ समझाते हुए चल रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को समझते रहिएगा, पूरी अपनी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया? ट्राई नाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातु को गलाने में, दो धातुओं के संकलन के लिए, अपघर्षक के रूप में या फिर विस्फोटक के रूप में? तो दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोलुइन आपने नाम जरूर सुना होगा और अगर इस रूप में नहीं सुना तो टीएनटी इस फॉर्म में जरूर सुना होगा। इसी को हम ट्राई नाइट्रोटोलुइन के नाम से जानते हैं, टीएनटी को। और टीएनटी क्या होता है? एक विस्फोटक होता है। इसको विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी चट्टान वगैरह गिराई जाती है या मुख्य रूप से जो आपके खनन होता है वहाँ पर टीएनटी का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये विस्फोटक के रूप में कार्य करता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव दिया गया है और उसमें जो मांग की राशि है उसे 100 रुपये कम कर दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान या फिर सांकेतिक कटौती? तो दोस्तों ये आपकी सांकेतिक कटौती के नाम से जानी जाती है। इसको हम डी नंबर ऑप्शन से इसको जानते हैं।
और विपक्ष आमतौर पर सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का प्रस्ताव करता है। याद रखिएगा दोस्तों, अपनी जब विपक्ष तैयार नहीं होता तो अस्वीकृति दर्ज करने के लिए ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि एस्बेस्टस की सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, कनाडा में या फिर आर्मेनिया में? चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22, और इसका आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा में एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक क्लास आपकी सुबह आती है जिसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जल्द ही आपके लिए चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए, अपनी पूरी 100% तैयारी हमारे साथ मिलकर ही करते रहिए। कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंडे से सुबह 9 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, पहली लाइव क्लास होगी, पहली बार इसमें आपकी फेस टू फेस लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, तो अच्छे से जुड़िएगा। 9 बजे मंडे को मिलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, वेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? वेटन कप, तो दोस्तों वेटन कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेटन कप जो है दुनिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है, उनमें से सबसे पुराने टूर्नामेंट्स में से एक माना जाता है जो हॉकी के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ जाएगा, ऋण सृजन घट जाएगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा? 24 नंबर क्वेश्चन, और सीधे सीधे आप समझिए कि जब भारतीय रिजर्व बैंक के नकद रिजर्व जो है वो अनुपात में कम हो जाएगा तो निश्चित सी बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा कि ये ऋण का सृजन बढ़ जाएगा। यानी कि नकद कम होगा रिजर्व में तो ऋण का सृजन बढ़ जाएगा, आपका जो ऋण है वो बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण किसके परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण किसको कहते हैं? N2 को नाइट्रेट में, N2 को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्राइट में या फिर अमोनिया को N2 में? तो दोस्तों नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है, जो कि जैविक रूप से खाद के रूप में, रासायनिक रूप में पृथ्वी में की जाती है ताकि जमीन को उपजाऊ रखा जाए। अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की क्रिया होती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उनमें से इनमें से कौन सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? टैक्स के आधार में जब हम वृद्धि के अनुरूप कर जो है उसकी दर बढ़ा देते हैं, इसे समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या फिर ह्रासमान कर किस नाम से जानते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल थोड़े क्वेश्चंस और रह गए हैं, छोटी सी क्लास इसीलिए रखते हैं कि आप लोग बोर ना हो, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहें। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रगतिशील कर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जल्दी से, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो होता है निर्माता पर, विश्व अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर या फिर बिचौलिया पर? तो दोस्तों आपूर्ति पक्ष जो होता है उसका जो अर्थशास्त्र होता है वो मुख्य रूप से निर्माता पर, जो प्रोडक्शन करता है, जो निर्माण करता है, उस पर अधिक जोर देता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत के याद रखिएगा, FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या फिर हर्बर्ट साइमन? 29 नंबर क्वेश्चन, और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन मैक्स वेबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नौकरशाही के जनक
जो माने जाते हैं वो मैक्स वेबर थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एक सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री थे, याद रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना है कि यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। क्या आप यूपी स्पेशल के इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लासेस को चाहते हो तो उन्हीं 1000 प्रश्नों की सीरीज में हम यूपी स्पेशल को भी कवर कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947 में, 1950 में, 1945 में या फिर 1946 में? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, यूएन के नाम से जानते हैं, ये आपका 1945 में अस्तित्व में आया था। अगर डेट की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को ये नज़र में आया था, ये अस्तित्व में आया था। और लीग ऑफ नेशंस को हटा करके यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसको बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनाइटेड नेशंस पर हम पहले भी बहुत अच्छी क्लासेस ला चुके हैं। लिंक उसका नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर उन क्लासेस को देखते रहिएगा। और जीएस के हमारे पिछले 4 पार्ट्स आ चुके हैं। करंट अफेयर की बहुत सी क्लासेज आ चुकी हैं 2020 की। उन क्लासेस को देखने के लिए नीचे लिंक पर जाइए और तुरंत देखना प्रारंभ कर दीजिए। आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बताइएगा कमेंट करके आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।